बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की नाज़रीन जनरल असम्बली से ख़िताब में दुनिया और पाकिस्तान को 4 बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया है। उन्होंने अपने ख़िताब में कोरोना की मुश्किलात, माहौलियात को बेहतर करने में पाकिस्तान के किरदार, गरीब ममालिक से अमीर ममालिक की तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के रुझान और कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम का तफसील से जिक्र किया है। उन्होंने अमीर ममालिक से मुतालबा किया है कि वो करप्ट अशराफिया की लूटी हुई दौलत वापस करें। क्या इस मुतालबे पर अमल दरामद मुमकिन हो सकता है और मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म का खिताब कितना मौसर रहा है, कितना असर अंदाज हुआ है? इसके अलावा आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लाहौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन के इंदराज को मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज की पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश भी करार दिया है। क्या वाकई नून लीग ने पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है? इस पर आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून से MNA अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं और आपसे फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब से। वलीद इकबाल साहब, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब में मौसमियाती तबियाती तब्दीली, कोविड, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई अहम इशूज़ उठाए हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट उनको कश्मीर का इशू भरपूर तरीके से उठाने पर जाता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब वो वक्त है कि तकरीर से सोए हुए आलमी ज़मीर को जगाया जा सकता है? देखें जी, उनका ज़मीर जागे या ना जागे, हमारा मकसद तो बरकरार है। जी, कुंडी साहब के जो बानी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था ना कि 1000 साल की जंग है, हम लड़ेंगे इसको जिस तरह से भी लड़ सकते हैं, वो हाइब्रिड वॉर हो या कोई दूसरी वॉर हो, इस पे तो। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस तरह कहा कि उसका हल जो है वो इसी तरह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ही की जो करारदादें हैं जो सलामती काउंसिल के सामने पेश हुई और वग़ैरह, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए और जो हक़ खुद इरादी है कश्मीरी अवाम का वो उनको दिया जाए और यूनाइटेड नेशंस की निगरानी के अंदर। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो हिंदुत्वा का वो सारा जो फ़लसफ़ा है और जो अब वो बिल्कुल इन्होंने नाम नहीं लिया, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को नाम भी लेना चाहिए था तारीख़ के हवाले से, कि बिल्कुल जो हिटलर ने फ़ाइनल सोल्यूशन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान किया था, वही फ़ाइनल सोल्यूशन जो है नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है वो उन पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है कश्मीरी अवाम पे, अपने मज़ालिम से, हज़ारों लोगों की कैद से, हज़ारों लोगों को जिस तरह वो पैलेट गन से करते हैं, मजरू शहादतों से, यहाँ तक कि एक लीडर को एक बावकार तरीके से और इस्लामी अक़दार के मुताबिक जो है इस्लामी जो लवाज़मात हैं उसके मुताबिक दफन करने की भी इजाज़त नहीं दी। उनको कहा उनको दोबारा तदफीन जो है उनकी वो शुहदा का जो कब्रिस्तान है उनके अंदर होनी चाहिए। तो बाकी झंझोड़ने से कभी कभार जाग भी जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। मैं ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सेनेटर साहब। आप नहीं समझते कि अपनी हद तक तो बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर को बेहतरीन तरीके से उजागर कर लेते हैं, लेकिन जिस किस्म की एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वो मिसिंग नज़र आ रही है हमें। हम अभी तक तकरीर और डोजियर से आगे नहीं जा रहे हैं, जबकि भारत की पोजीशन आपके सामने है, उसकी मक्काराना चालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खुले हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का वाक़या भी हमारे सामने है जी, और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट हुकाम हैं, और मैं समझता हूँ उनकी हुकूमत भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई। मैं समझता हूँ उनकी तरफ से कोताही हुई है, ये उनकी नाअहली और उनकी, मैं ये अब आप कहते हैं ना कि जारहाना किस्म की डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी का लफ्ज़ तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उनके क्रिकेट बोर्ड की और उनकी हुकूमत की नालायकी का भी सबूत है। मैं ये पूरे सोच समझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रेसिव डिप्लोमेसी अगर करनी है तो वो यही है, हम यही कह सकते हैं उसको। और बहरहाल आपने देख लिया है कि किस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल माइकल एथरटन ने जो जवाब दिया अपने ही क्रिकेट बोर्ड के बारे में, अपनी ही क्रिकेट टीम के बारे में, और बताया कि किस तरह से जब हम वहाँ क्रिकेट खेलने गए थे और कोविड का इतना सारा सिलसिला चल रहा था, तो एक
मकरूज़ कर दिया था हमने इंग्लिस्तान को भी उसका, लेकिन उस कर्ज़ को उन्होंने नहीं अदा किया। तो वो ख़ुद अब इसका जायज़ा लें अपने आप के, उनको ख़ुद अपने जिसे कहते हैं ना ख़ुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है, न्यूजीलैंड को भी और इंग्लैंड की इसको। और यहाँ तक कि इंग्लिस्तान के सफ़ीर ने भी कह दिया कि हमारी हुकूमत का कम अज़ कम इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई हुकूमती फ़ैसला नहीं था। लेकिन माइकल एथरटन की बात पे जाएँ तो वो कह रहे हैं कि ये अब ऑस्ट्रेलिया से भी हम कम की तवक्को नहीं कर सकते, वो भी इस तरह की चीज़ें फॉलो करती हैं। तो बहरहाल जी जिस तरह भी है ये खुद ही जवाबदेह होंगे इसके लिए जो भी ये कर रहे हैं। चलें जी, अली गौर बलोच साहब, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है, आपका कोई कसूर नहीं है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को उठाया है, आप मानते हैं कि इस तरह माजी में कभी नहीं उठाया गया? 2019 के जनरल असम्बली के इजलास में उनकी तकरीर को भरपूर पजीराई मिली थी, अब एक मरतबा फिर उन्होंने दुनिया की तवज्जो इस तरफ कम अज़ कम मबजूल करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सवाल ये है कि जो अक़वाम आलम के मसले हैं और जो हमारे पाकिस्तान के खारजा महाज है, वो सिर्फ जज्बाती किस्म की तकारीर से मतलब हल नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खारजा लेवल के ऊपर कोई एक संजीदा और कोई एक मजबूत स्ट्रेटजी अपनाएं और हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो हमारी बातों की भी असास हो। ठीक है, इस वक्त सूरत ये है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो बड़ा वक्त आया कि जब मकबूजा हैसियत को भी खत्म करके इसको इंडिया का रिश्ता डिक्लेयर कर दिया गया और कश्मीरियों को 72 साल तारीख में जितने भी मज़ालिम उठाए गए उसमें जो इन 3 सालों में और इसकी इस हैसियत खत्म करने के बाद जो उठाया गया इसकी नज़ीर और मिसाल पहले नहीं मिलती। इसलिए जरूरी था कि हमारी हुकूमत जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे, जिसकी वजह से हम अक़वाम आलम में तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। आज आप देख लें कि नहीं सर, क्या नजरसानी करनी चाहिए आप बताएं ना, ताकि ये तन्हाई खत्म हो सके। देखिए, बिल्कुल उसके लिए ये जरूरी था कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते कि जिससे कश्मीर का जो मसला है वो हल की तरफ जाता। लेकिन हुआ ये कि जब हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जब उनके साथ वो मुलाकात करके आए और पाकिस्तान में उन्होंने बड़े ढोल बजाए और एयरपोर्ट पर 3 दफा तो आपके भी जो कायद हैं वो वजीर आजम रहे, 3 दफा तो आपको भी हुकूमत मिली है, आपने कौन सा कश्मीर का मसला हल करवा दिया? मेरी गुजारिश सुन लेना। गुजारिश ये है कि जब ढोल बजाए गए तो उस वक्त जब इमरान खान कामयाब अमेरिका के दौरे का जश्न कोविड के दिनों में एयरपोर्ट पर जलसा करके मना रहे थे, तो उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूदा कश्मीर को पता करने का जश्न मना रहा था। तो ये एक बड़ी ही मज़ाक़ा खेज बात है और बड़ी ही मतलब है कि इस पर फिक्र और गौर करने की जरूरत है कि ये ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। क्या कहीं हम कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं कर गए? आपने ये सवाल किया है कि हमारे दौर का, तो हमारे दौर में कम अज कम कश्मीर की मकबूजा हैसियत खत्म नहीं की गई। ये 72 साल तारीख में ये वाक़या पहले बताएगा। फिर हमने कुलभूषण जाधव जो है वो उसके लिए लेजिस्लेशन की है और उसकी लेजिस्लेशन के लिए पहली दफा हुआ है कि एक दहशतगर्द का नाम हमारे पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में भाई नहीं। सर मुझे ये बताएं अली गौर बलोच साहब, अगर आपकी हुकूमत होती और ये 5 अगस्त वाला वाक़या हो जाता तो फिर आप लोग क्या करते? देखिए, बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी हुकूमत होती तो ये नौबत नहीं आनी थी। हमारी हुकूमत में एक बड़ा वक्त आया था जब इंडिया ने, आपको याद है कि जब एटमी धमाके किए थे उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अरबों डॉलर की ऑफर मियां नवाज शरीफ साहब को की, लेकिन उन्होंने वो उनकी ऑफर ठुकराई और अपनी मुल्की सलामती और मुल्की वकार का ख्याल करते हुए आपको पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उनके मुकाबले में ज्यादा धमाके किए और पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का ये सिक्का जमा दिया। लेकिन अली गौर बलोच साहब, ये भी तो एक हकीकत है ना कि कुलभूषण के हवाले से अगर मियां साहब से सवाल किया जाता था तो वो इसका जवाब नहीं देते थे। मैं फैसल करीम कुंडी साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ, उनका भी व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। फैसल साहब, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में जो मसाइल उठाए हैं क्या वो हकीकी मसाइल नहीं है और क्या वो तकरीरों से आलमी ज़मीर को जगाने में कामयाब होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म जी। साहब खुद जाते यूएन में और वहाँ पर साइडलाइन मीटिंग्स होती और पाकिस्तान का केस वहाँ पर प्रेजेंट करते, तो एक मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए यही होता है कि वो जाते हैं, वहाँ पर साइडलाइन मीटिंग्स करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो हेड ऑफ द स्टेट्स या जो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके साथ मुलाकातें करते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन थी वो बड़ी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जो सिचुएशन इमर्ज हुई, जी, जी। उसके साथ साथ जो अभी अभी आपने बात की न्यूजीलैंड के हवाले से और इंग्लैंड के हवाले से जो क्रिकेट टीमों ने हमारे साथ किया। लेकिन कल अफसोस की बात ये थी कि इमरान खान साहब ने जो पश्तून कम्युनिटी के मुतल्लिक जो स्टेटमेंट दी, उसको मैं यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल कंडेम करूँगा। जिस तरीके से उन्होंने पश्तूनों को दिखाया कि शायद वो सारे जो है पश्तून कम्युनिटी शायद वो जो है वो दहशतगर्द है, ऐसी बात नहीं है। पश्तून में एक बड़ी बागैरत जो है कौम है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की अगर अगर आप देखें, हमारे जो फाटा के इलाका है, जो फार्मर फाटा था, उनकी सरहदों की हिफाजत बगैर आपकी तनख्वाह के वो फौज थी, वो पश्तून ही तकरीबन सारे थे, जो कि जो ट्राइबल पे जो है ट्राइबल बेल्ट में आपके बॉर्डर के ऊपर आपकी जो है वो हिफाजत कर रहे थे। सही है। लेकिन इससे जो है बड़ी जो है हमारे जो है पश्तून कौम में दिल आज़ारी हुई है। उसके ठीक। बाद देखें, अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब CNN को इंटरव्यू देते हैं और वो जब उनको उतना ही नहीं पता होता कि जो है हमारे हक्कानी जो है वो अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्राइब है। हम भी गूगल में बैठे रहे और किताबें पढ़ते रहे कि हम हक्कानी ट्राइब के मुतालिक देखें, हमें भी नज़र नहीं आया। बेसिकली हक्कानिया मदरसे से जो फारुग तहसील होते हैं उनको हक्कानी का मतलब होते हैं। लेकिन जब उसके बाद CNN की उस नुमाइंदा ने टीवी पे जो अपने तासुरात दिए, जो अपने वो दिए, वो आपने भी सुने, मैंने भी सुने, तो पूरी दुनिया ने सुने वो क्या कह रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन सिचुएशंस पे, चाहे वो अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, हमारी पार्लियामेंट हमारी हुकूमत खामोश, क्या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया? नहीं लिया। क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सिचुएशन जब ये आई, क्या आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया? आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो मतलब है कि आप कौम को ऑन बोर्ड नहीं ले जाते। हुकूमत कहती है हम सब खुद समझते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो फिर सही। करें। लेकिन जो चीज़ ना करने वाली हो, जैसे फ्रांस के सफीर की बात है, फिर वो कहते हैं पार्लियामेंट फैसला करे। जब इनसे कुछ नहीं होता फिर ये पार्लियामेंट की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ये देखें, आप मुझे बताएं कि बाकी ममालिक में पार्लियामेंट के सेशन हो गया अफगानिस्तान इशू के ऊपर, सर, हमने आज तक अफगानिस्तान सेशन के नहीं ऊपर किया। अभी बड़ी आपने तफसील से बात करी। मुझे ज़रा फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है ना, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह मोदी को ललकारा है, माजी में किसी ने नहीं ललकारा है। आप लोगों ने भी हुकूमत की है, नून लीग ने भी हुकूमत की है, तो इमरान खान साहब तो ललकार रहे हैं मोदी को, आप लोग ये नहीं कर सके। कम से कम इसका तो क्रेडिट। देखिए, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुतालिक क्या बताऊं। आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बयान दिया है कि वज़ीर आज़म साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि सारे वर्चुअल सेशन था। तो मुझे बताएं कि आपका जो डेलीगेशन गया वो किस लिए गया था? बाकी मुल्कों की डेलीगेशन क्या वहाँ पर न्यूयॉर्क में बैठकर वर्चुअल खिताब कर रहे थे? अच्छा, लेकिन जो मोदी के मुतालिक है, आपको हाँ। भी याद होगा और हमें भी याद है, ये इसका इमरान जवाब मैं खान साहब की लूंगा वो सेनेटर वलीद इकबाल साहब से। मैं बताऊं कि इमरान खान साहब ने यही कहा था, मोदी का इलेक्शन था कि मोदी कामयाब होंगे और हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। मोदी के लिए वो दुआएं कर रहे थे। तो आज वो बताएं वही मोदी है, तो आज बताएं कि आपका कश्मीर का इशू आपने क्यों नहीं सॉल्व किया? तो ये चीजें देखें, आप ऐसी स्टेटमेंट जब देते हैं, आपने मोदी की जीत के लिए दुआएं की, तो आज तो मोदी बैठे हुए, आप हल क्यों नहीं करते? कश्मीर का इशू इस हुकूमत में, आप मुझे बताएं ना, जो जुम्मे के दिन कश्मीरियों के साथ यकती के दिन थे, 2 जुम्मे के बाद तीसरे जुम्मे को वो यकती खत्म हो गई। सही। आपके वफाकी वजीर कश्मीर अमूर को ये नहीं पता होता कि कलभूषण जो है इस मुल्क में है या उसको नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार करके ले गए। तो ये तो सूरत हाल है। जब 2-3 चीजें जो फिंगर टिप्स पे पता हो आपकी हुकूमत को, वो चीजें अगर आपको ना पता हो, कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी, फिर उनको ये पता ना हो कि जी कश्मीर के जो चले हमारे जो चले केस ये जो आपने है एक सवाल उठाया है, कलभूषण को बड़ा कहां पर अहम है, ये किधर नहीं सवाल है। है। फैसल करीम कुंडी साहब, सेनेटर साहब से पूछ लेते हैं। सेनेटर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब सवाल उठा रहे हैं कि वर्चुअली क्यों खिताब किया इमरान खान साहब ने, वो गए क्यों नहीं, उनको जाना चाहिए था। क्या इसकी यही वजह है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि साइड लाइन पर जो मुलाकातें होनी होती हैं वो तय नहीं हुई थी, यही वजह है, इस वजह से उनको वर्चुअली खिताब करना पड़ा यहाँ पर? गए क्यों नहीं? ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था इससे। देखें, मेरे ख़्याल में जो वज़ीर मुमलकत ने कहा कि ये वर्चुअल इजलास था, क्योंकि कोविड के बाद पिछले साल तो मुकम्मल तौर पे ही वर्चुअल था, और इस वक्त कुछ जो सरबराहान मुमलकत या सरबराहान हुकूमत थे उनको फ़िज़िकली वहाँ पे दावत दी गई थी, कुछ को वर्चुअली ख़िताब करना था। मिसाल के तौर पे कल गुज़िश्ता रात या एक आध रात पहले बोरिस जॉनसन ने ख़िताब किया, तो वो वहाँ
ज़ाती तौर पे मौजूद थे। जी, बड़ी तारीफ भी की उसमें उन्होंने इमरान खान ये भी साहब। हमारे लिए खुशी की बात है कि तारीफ की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी, इमरान जी। खान की और उस बिलियन ट्री सुनामी की, और उसी मौजू पर बात की जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद कहा कि जी क्लाइमेट चेंज, हालांकि पाकिस्तान अपने जो वो आलूदगी के हवाले से दुनिया के कम तरीन उन मुल्कों में आता है। मगरिब के सारे मुल्कों ने खूब आलूदगी की, दुनिया भर को आलूदा कर दिया, और उसका खमियाजा हम जैसे वो तरक्की पजीर मुल्क जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जो है कि जी उनके लीडर ने या हमारे किसी लीडर ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, मेरे ख्याल में उसमें ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक वो वक्त था, मुझे अभी भी याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो एक फ़ॉरेन ऑफिस के बहुत सीनियर अफसर से कोई निजी मुलाकात में उन्होंने एक अंग्रेज़ी का जुमला बोला कि द वर्स्ट थिंग अबाउट बेनज़ीर भुट्टो इज़ दैट शी इज़ मेकिंग अस मिस नवाज शरीफ। यानी कि हम नवाज शरीफ को बुरा समझते थे कि उनको बात नहीं करनी आती, और इससे सबसे बदतर बात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में ये है कि वो हम नवाज शरीफ को याद करते हैं कि वो उससे बेहतर बात कर लेते थे। तो इसलिए इसमें ये एक ऐसी बहस है जिसमें ना जाया जाए तो बेहतर है। सेनेटर साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में एक और अहम बात की है कि तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान हाकिम अशराफिया की लूट मार की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क बढ़ रहा है। ये उनका किसकी तरफ इशारा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो अब हुक्मरान अशराफिया का ताल्लुक PTI से है, और आपने मनी लॉन्ड्रिंग पर भी काबू पा लिया है क्या? देखें जी, मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने का जो सिलसिला है वो तो पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन 20 से 25 साल के दौरान ये ज़्यादा अहम होता गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग किन किन मामलात में ज़्यादा होती है। वैसे तो क्योंकि मगरिब की इसके तरफ तवज्जो ज़्यादा आई, क्योंकि जब टेरर फाइनेंसिंग शुरू हुई तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को है वो बहुत ज़्यादा जो है सफ़े अव्वल की अहमियत मिल गई। लेकिन उसके अलावा भी ये जो ड्रग मनी होता है, इलिसिट फंड्स होते हैं, और ये जो अशराफिया हुक्मरान अशराफिया होती है ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक की, उसमें बहुत सी मिसालें हैं। उसमें नाइजीरिया है, अरबों डॉलर्स जो हैं उसके, हालांकि एक और मुल्क है नॉर्वे जिसकी उतनी ही ज़खायर हैं तेल के, एक और 7 मुल्क है अफ्रीका में नाइजीरिया, लेकिन मुकाबला करें कि नॉर्वे कहाँ से कहाँ निकल गया, क्योंकि वहाँ ईमानदार हुकूमत थी और वहाँ की आवाम की कितनी जो है वो है जो कहते हैं ज़िंदगी में वो आई, जो मेयार ज़िंदगी कितना ज़बरदस्त है। और नाइजीरिया जाएँ तो देखें कि किस तरह की गुर्बत है, बस एक अशराफिया जो है वो बहुत अमीर है। यानी कि सेनेटर साहब आप समझते हैं और भी बहुत मुल्क हैं, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, बहुत से ममालिक हैं जिनकी लीडरशिप जो है, जो कि लीडरशिप जो है या वो जो है अशराफिया वो अरबपति है, और जो है अवाम जो है वो बिल्कुल जिन मुफलिसी के आलम में जो है। अशराफिया, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सी अशराफिया है? मुझे नाम लेने की ज़रूरत है। इन्हीं दोनों पार्टियों के जो लीडर जिनके जहाँ बैठे हैं उनके लीडर जो हैं, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने नुकसान पहुँचाया है हमको, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के एहसासे हैं। कहीं नॉर्मंडी में है जरदारी साहब की फैमिली के, कहीं न्यूयॉर्क में है, इधर मियाँ नवाज शरीफ के ये एवनफील्ड के और ये मेफेयर के और ये सारे अपार्टमेंट्स, आपके ख्याल से इनकी क्या मालियत होगी? सबको पता है कितने अरब डॉलर की ये है, तो वो कितने खरब रुपए जो है वो बनते हैं। में क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिलसिला था पाकिस्तान से वो रुक गया है? आप ये कंफर्म कर रहे हैं? जी, मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं, अगर आपके पास कोई मनी ट्रांसफर्स का सबूत मौजूद है, और बताएं कि काबीना के किस रुकन ने भेजे हैं या किस गवर्नमेंट के किस शख्स ने भेजे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी आप अर्ज सुन लें। मुझे ये पता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर और मेरे पार्टी चेयरमैन के ऊपर 300 कनाल की अराजी के यही सवाल उठा था ना कि कहाँ से पैसे आए। वो 40 साल पुराना रिकॉर्ड लेके आ गए थे कि मैंने क्रिकेट से कमाए, इधर से मैंने लंदन में फ्लैट लिया अपनी क्रिकेट की कमाई से, उसके सारे पैसे मैं पाकिस्तान में लेके आया, और जितनी देर मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने अपनी ज़ौजा से बोरो किए, जितनी देर वो फ्लैट बिक रहा था और पैसे आ रहे थे, उसी पर सारा शोर मचा हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको डिक्लेयर किया कि ये बिल्कुल हर एक चीज़ का एक एक पाई का एक एक आने का जवाब दे दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा एतमाद है। आपके पास कोई शवाहिद है तो बताएं। गौर बलोच साहब, सेनेटर साहब तो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों से जब पूछा जाता है तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे अहम बात इमरान खान साहब ने ये की कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बात उन्होंने की है कि करप्ट हुक्मरान अशराफी अपनी लूटी हुई दौलत टैक्स हेवन्स में छुपा देती है। वज़ीर आज़म ने उन ममालिक से अपील की है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें और दौलत वापस लाने में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। आपकी क़यादत पर अक्सर मुकदमात भी तो इसी हवाले से कायम है सर। तनकीद तो आपके ऊपर PTI यही करती है। देखिए, नवाज शरीफ से तो ये भी पूछा जाता है कि 40 साल पहले जो गल्फ में आपके वालिद साहब ने
मिल लगाई थी, इसके पैसे कहाँ से लिए थे। और इनसे तो सिर्फ जब ये मतलब है कि ये तोशा खाने के तहायत के बारे में पूछा जाता है तो उसका भी ये जवाब नहीं दे पाते। देखिए पूरा पाकिस्तान जानता है और पूरी अब दुनिया जानती है कि आज जो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट है, ये तो कहते थे कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन आज तो हमारा जो हमने तो साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए अब जो मौजूदा हुकूमत है। और आज देख लें कि सिर्फ इस वजह से कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा आज इनसे पूछने वाला नहीं, क्योंकि इनका नैब के साथ गठजोड़ है। अच्छा, ये चाहे अरबों रुपए चीनी और आटे से खा जाए, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात में ये अरबों रुपए के कमीशन ले ले, इनसे कोई पूछने वाला तो सर फिर इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब की मुखालफत आप इस वजह से कर रहे हैं कि नैब में आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन लेना कि ये आज और रिंग रोड का स्कैंडल वो तो अभी जुमा आज से नया है। एक आपको पता है वफाकी वजीर है जो सबको चोर चोर कहते थे, मुराद सईद साहब। आप देखें कि वो कहते चोर मचाए शोर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उनके बारे में, ये हमने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने उनके बारे में कह दिया कि भाई इन्होंने तो खुद किकबैक लिए अरबों रुपए के और इन्होंने मतलब है सर मैं आपको बताऊं, अली गौर बलूच साहब आप मुराद सईद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं शायद आपको याद दिला देता हूं, आपके इल्म में नहीं है कि एक ताज़ा केस मियां शहबाज शरीफ पर भी चल रहा है। शहबाज शरीफ का नाम शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में और कई फर्जी अकाउंट सामने आए हैं। 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन छुपाई गई है। रमज़ान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बैंकिंग कोर्ट में FIA का कहना है कि शहबाज शरीफ ताउन नहीं कर रहे। नैब आपको पसंद नहीं है, FIA आपको पसंद नहीं है, आप एहतिसाब से खौफजदा क्यों है फिर? भाई बड़ी सिंपल बात है, हम एहतिसाब से खौफजदा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि वो इनके हुस्से कुंडों का पर हर रोज वो किसी न किसी अदालत के सामने पेश हुए होते हैं। आप देखें कि वो FIA उस वक्त कहाँ थी जब शहबाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे, जब नैब में इन्होंने जो केसेस किए और उनके ऊपर केसेस बनाए और शहबाज शरीफ साहब इनकी कस्टडी में रहे, तो उस वक्त इन्होंने केसेस, जब ये नैब की अदालतों में जो कोई रेफरेंस और कोई सबूत ना दे सके तो FIA का अपनी मर्जी का DG लगा के, और उस DG के आपने इंटरव्यू सुना होगा जो साबका DG थे, उससे इमरान खान क्या करवाने चाहते थे। अगर इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में कोई कारनामा अंजाम दिया है तो सिर्फ तो सर अगर आपके पास सबूत है तो फिर आप सबूत दे दें, बैंकिंग कोर्ट को दे दें, FIA को दे दें, जिसको चाहे दे दें। बात तो सुना करें ना, आप फिर दरमियान में ना बोले। नहीं सर, दरमियान की क्या बात, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना सर, सवाल करना तो मेरा हक है ना। नहीं आप सवाल करें, लेकिन जो सवाल किया उसका भी जवाब ले लेना, थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा सा जरा जल्दी कर लें अली गौर बलूच साहब, जरा जल्दी कर लें, फिर आगे भी जाना है। इमरान खान न्याजी साहब अपने दाएं बाएं बैठी हुई ATM के जरिए करप्शन करते हैं। अपना घर, जिस घर का अभी वलीद साहब जिक्र कर रहे थे, वो इन्होंने रेगुलराइज करवाया और लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए और क्रेनें चलवाई। मकसद ये कि अगर ये अपनी तवज्जो कारकर्दगी पर दे देते और मुखालफिन की विक्टिमाइजेशन पर ना देते और नैब के जरिए जो ये अरबों रुपया पाकिस्तान का करप्शन के जरिए हड़प कर रहे हैं, इन्होंने तो कोरोना फंड नहीं छोड़ा, गरीबों की जो खैरात में पैसा मिला था उसमें इन्हीं के इदारों ने ऑडिट रिपोर्ट लिखी है। पूछे वलीद साहब से ऑडिट रिपोर्ट आई है कि नहीं आई इनके खिलाफ, तो उसके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, किसी के खिलाफ रेफरेंस बनवाया। मैंने इतनी चीजें आपको गिनवाई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो ये बता दें। चलें, ये तो हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगता रहता है। फैसल करीम कुंडी साहब के पास जाने दें मुझे। अली गौर बलूच साहब आपके पास आता हूँ मैं दोबारा से। इमरान खान साहब ने तरक्की पजीर ममालिक की लूटी हुई दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल होने के हवाले से भी जो बात की है, आप नहीं समझते कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है सर? पहले कहा जाता था 200 अरब डॉलर्स बाहर हैं, फिर कहा गया कि ये फिगर गलत है, लेकिन कई अरब डॉलर्स तो टैक्स हेवन्स में मौजूद हैं। ये पैसा अगर मुल्क में आ जाए तो ये पाकिस्तान बल्कि तरक्की पजीर ममालिक की भी किस्मत बदल जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। आप समझते? फैसल साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी देखें, आपने जो बात की, पहले मेरे कोलीग ने बात की, PTI के हमारे दोस्त ने, मोहतरमा साहबा के हवाले से किसी आपने कहा कि एक अफसर ने, अगर आज हम इस 3 साल दौर के अफसरान की आपको कहानियां सुनाएं जो वज़ीर आज़म साहब के मुतालिक वो कहते हैं, तो मेरे ख्याल में आप मुझे कोई आपको और मुझे एक शो करना पड़ेगा कोई 4-5 घंटे का। ये इस 45 मिनट के टाइम में या 1 घंटे के टाइम में नहीं होता। जो चीज़ें वो करते उनके मुतालिक फरमाते हैं तो वो तो जो है सबके सामने। जहाँ तक बात है, देखें, ये कह रहे हैं कि जी आज हुकूमत आपकी है,
आज नैब आपके पास है, आज एंटी करप्शन आपके पास है। हमने अगर कोई गलत काम किया है, हमने करप्शन की है, जो भी आप हमें टांग दें। क्यों नहीं करते? आप तो पहले कहते आप करें, आपके पास सारी अदालतें हैं। आज आपका वो जो एहतसाब अकबर साहब हैं, वो तो मुझे नजर ही नहीं आते आजकल, वो किधर होते हैं पता नहीं, शायद अगर आपका चैनल मुझे ढूंढ के दे दे। आजकल वो ऐसे ऐसे जब दिन जो है काउंटडाउन शुरू हो रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड हो रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं। फिर हमें इमरान खान साहब सर ने अभी तो सबक 2 सिखाया था साल कि हैं हुकूमत में, अभी से कैसे अंडरग्राउंड चले जाएंगे? अभी कहाँ चले जाएंगे? आ नजर जाएंगे नहीं सर। आ रहे ना, मैंने कहीं आप ढूंढ दें। मैं वो पहले तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कम हो सर जो गई इसलिए आखिरी खबरें आ रही थी उनको कोरोना हुआ था, वो गालिबन क्वारंटाइन में थे। खुदा उनको सेहत दे। अगर उनको हाँ कोई जी जी बीमारी हाँ, है, मैं मेरी दुआ होगी उनके लिए कि खुदा उनको सेहत दे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, खुदा उनको सेहत दे। बिल्कुल जहाँ ठीक। तक इन्होंने हमें बताया, देखें यही कहते थे इमरान खान साहब, कप्तान करप्ट होगा तो उसके नीचे टीम हम्म, करप्ट होगी। हम्म, अब मुझे बताएं कितने कितने इनके वजीर, अभी पेट्रोलियम के वजीर दूसरे जो हैं वो इनके उन्होंने चेंज किया। इन सबको अपनी एटीएम मशीनों को जो है वो, जब इनकी जो एटीएम मशीनें भर जाती हैं, फिर उसको एनआरओ दे के, एनओसी दे के वो निकाल देते हैं, तुम जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुमने अपना काम कर लिया है। कितनी टीम के मेंबर इन्होंने चेंज किए हैं। आज तक इनको अपनी टीम नहीं मिली जो कि इस पिच पे खिलाएंगे। रोजाना की बेस पे तब्दीली होती है। और फिर आप देखें जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आईजीज और चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं। जब आपकी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट होती है और कॉम्पिटेंट ऑफिसर होते हैं तो यही हाल होता है कि फिर आप वो कर लेते हैं। फिर हमें जो मदीना की रियासत के ख्वाब दिखाए थे, हजरत उमर की मिसालें देते थे कि हर चीज का मैं हिसाब दूंगा। आज मुझे बताएं कि तोशाखाना के हिसाब देने से क्यों कतरा रहे हैं। जब हम सीएम से पूछते हैं पंजाब से कि आपके लेकिन इस्तेमाल फैसल में करीम कितनी कुंडली गाड़ी, साहब, वजीर आजम ये कहते हैं कि आखिर में लोग ना सिर्फ परफॉर्मेंस को याद रखते हैं, फिर ये नहीं याद रखते कि कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, कितने आईजी तब्दील हुए। परफॉर्मेंस हमारी बेहतर जा रही है, वजीर आजम तो ये कहते हैं। हाँ वो आखिर में बिल्कुल ये कहेंगे, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता हूँ, मुझसे नहीं हो सका, मैं अब नाकाम हो चुका हूँ और मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब हम चीफ मिनिस्टर पंजाब से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके इस्तेमाल में कितनी गाड़ियाँ, कहते हैं सिक्योरिटी वाइज हम नहीं बता सकते। हम जब कहते थे कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रोटोकॉल नहीं होता, तो ये कहते नहीं ये प्रोटोकॉल है, हम गाड़ियाँ नहीं घुमाएंगे। आज मुझे बताएं कितनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल इनके पास होता है। फिर मेरे भाई ने मिसालें दी बाहर ममालिक की, नॉर्वे की, फलां फलां। तो यही लोग हमें कहते थे कि वहाँ के वज़ीर आज़म तो साइकिल पे आते हैं ऑफिस, हम भी आएंगे। फिर उन्होंने जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो लाइब्रेरी बनानी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी, दाखिले करवाने थे, फिर गवर्नर हाउस को उन्होंने क्या कुछ करना था। हम तो उस इंतजार में है कि जो पाकिस्तान का ख्वाब इन्होंने हमें बताया था, दिखाया था कि वो पाकिस्तान कब आएगा। ये तो कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाते थे। आज मुझे बताएं कौन सा गरीब बंदा जो है बिजली के बिल दे सकता है, किधर वो जलाए। आज महंगाई आप देखें, आज बेरोजगारी जिस हिसाब से आपके सामने जो कैमरामैन खड़े हैं, जी इनसे जी पूछें, दिल पे हाथ रखें कि बताएं कि 2 वक्त की रोटी एक जो है, जो डेली वेजर है, वो अपने बच्चों को खिला सकता है। आज आपने 16,000 जो मुलाजमीन निकल गए हैं, जिनको बेरोजगार किया गया है। ठीक आज है। मतलब है कि हम पार्लियामेंट में उनके लिए करारदाद लेके आए हैं, हुकूमत आगे खड़ी है कि आप ये करारदाद पास नहीं करेंगे। भाई आप, उनका क्या कसूर है? वो भी उस पार्टी के नहीं थे, वो पाकिस्तान की आवाम थी। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हम वापस आएंगे, इन 16,000 जिनको निकाला गया हम दोबारा इनको बहाल करेंगे। हमें जेल नहीं, हमें फांसी चढ़ा चले दें, चले इन फैसल लोगों को करीम हम कुंडली दोबारा साहब, बहाल मुझे करेंगे। ब्रेक के ऊपर जाना है। जो मैंने सवाल किया था ना आपसे, जो क़यादत के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुख्तसरन उसका जवाब दे दीजिएगा, चूँकि आपकी क़यादत के ऊपर तो बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, उनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना सर। मुख्तसर जवाब दे दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए इल्जामात तो हमारी पार्टी पे, हमारे लीडरान पे कई लगे, हम्म, कई लगाते रहे, कई करते रहे। आप मुझे बताएं जब इस मुल्क पे मुश्किल टाइम आता है, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभालती। आप मुझे अच्छा बताएं जिस डिक्टेटर ने हमें इस मुल्क बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था 2008 में, उसमें सही। अमन लाने के लिए कौन सी पार्टी ने कुर्बानी दी? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, पुलिस के नौजवानों ने कुर्बानियां दी। इल्जामात लगा तो बहुत आसान, मैं अभी बैठ के पीटीआई के उस पे 100 इल्जामात लगा सकता हूँ। चले, मैं आप ये कह इमरान रहे हैं खान कि पे 100 इल्जामात इल्ज़ामात लगा लगाना सकता हूँ। बहुत आसान है, लेकिन इल्जामात उसको प्रूफ साबित नहीं करके किया बताएं, जाता पाकिस्तान तहरीक प्रूफ इंसाफ करके की जानिब से। बताएं तो सेनेटर फिर हम वलीद मानेंगे इकबाल साहब, इल्जामात। तो जिस मैं भी तरह चार्जशीट दे दूंगा इमरान के ऑपोजिशन खिलाफ। आपके ऊपर तनकीद कर रही है कि आपको तोशा खाने से जो चीज़ें मिली हैं आप बता दें। आप ये ना बताएं कि किस मुल्क ने आपको दिए, लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि किस वजीर ने कितने पैसे दे के वो चीज़ें ली हैं, या इमरान खान साहब ने अगर कोई गिफ्ट लिया है तो फिर उन्होंने कितने पैसे अदा किए हैं। इसी तरह बुज़दार साहब से गाड़ियों के बारे में पूछा जाता है तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहते हैं कि जी मैं अभी नहीं बता सकता। आप तो इसका जवाब आपसे लेंगे, पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बड़ा अहम सवाल ये पूछा जा रहा है कि बुज़दार साहब गाड़ियों की तफसील नहीं बताते, इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि तोशा खाने से क्या चीज़ उन्होंने ली है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने कितना पैसा दिया है। आखिर ये चीज़ें छुपाई क्यों जा रही हैं, क्या वजह है इसकी?
देखें जी, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर पंजाब का ताल्लुक है और उन्होंने गाड़ियों की तादाद का उनसे पूछा गया है, मैं उस गुफ्तगू से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ले लें, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को ले लें, चीफ मिनिस्टर केपी को ले लें, ये अब वो तमाम आदादो शुमार जो हैं वो बहुत दफ़ा बहुत से मेरे साथी जो हैं वो सेनेट में, नेशनल असम्बली में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, मैं नहीं दोहराऊँगा, लेकिन वो मैं मौजू बता दूँगा। कैंप ऑफिसेज़ कितने हैं ज़रा बताइएगा, और कितने कैंप ऑफिसेज़ थे जब PMLN की गवर्नमेंट थी और कितने कैंप ऑफिसेज़ थे जब PPP की गवर्नमेंट थी, उससे पता लगता है आपको। ये सारे आदादो शुमार मिल चुके हैं कि जब बैरूनी दौरे होते थे तो जरदारी साहब कितने खर्चे करते थे, मियाँ नवाज शरीफ कितने खर्चे करते थे इन्हीं अक़वाम मुत्तहिदा के दौरों पे, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खर्चे उसके को तकरीबन 10% या 20% तक आते थे। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का खुद भी एतराफ़ किया है कि सिक्योरिटी की वजूहात ना होती तो मैं जो है वो एक गाड़ियों वाड़ियों में ना करता, वो जो सिक्योरिटी ने अपना लाजमी की हुई है उसकी वजह से भी गाड़ियाँ आती हैं, अदरवाइज़ तो वो अपने घर में रहते हैं और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस तक में वो अपना तशरीफ़ फरमा नहीं है। सही। तोशा खाने का जहाँ तक ताल्लुक है, तोशा खाने का तो एक कानून और उसका सिस्टम बिल्कुल वाज़ेह है कि उसके वज़ीर आज़म को क्या कुछ मिला है, उसके वज़ीर आज़म ने कितना पे किया है, तो इसमें हर्ज क्या है, बता दें आप। और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर तो कॉन्स्पिरेसी को जन्म देगा ना। ये बहुत दफ़ा बताया जा चुका है, मैं बता रहा हूँ, सेनेट में सवालात आए हैं, सेनेट में उसके जवाबात आए हैं, बहुत दफ़ा ये तमाम आदादो शुमार जो हैं ये बता दिए गए हैं। चले आप कह रहे हैं कि तोशा खाना के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक सुन ले मेरी। तोशा खाना का एक कायदा कानून होता है। तोशा खाना का एक कायदा कानून होता है कि आप जो आपको गिफ्ट मिलती है एक ख़ास मालियत से ज़्यादा की, वो 10,000 रुपये या ऐसे है, आपको तोशा खाने में जमा करना लाजिम होती है। कोई दूसरे मुल्क का जो है वज़ीर आज़म या कोई आए बादशाह या वली अहद या कोई इस तरह का शख्स, तो आपको जमा करनी पड़ती है और आप ले सकते हैं उसको। वो तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक एक उसकी कीमत दर्ज होती है, उस पर आप उसको ले सकते हैं। वैसे मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के तमाम तोशा खानों के डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और हैरान कुन बात यह है कि एक मौका ऐसा मुल्क की तारीख में था, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में, कि तोशा खाना से कुछ भी नहीं लिया गया, और वो फील्ड मार्शल अयूब खान का ज़माना था। तो वो भी देख लें। और ये इसके साथ ये भी मिसालें हैं कि रजब तैयब अर्दोगान आते हैं, वो एक नेकलेस देते हैं, वो नेकलेस गायब हो जाता है। ये भी हमारे यहाँ पे होता रहा है। ये तो खैर तो मैं आपको ये आपको मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि कायदे कानून के मुताबिक अगर कुछ कार्रवाई है तो वही हुई है। लेकिन चले बताना तो चाहिए, और उसकी डिटेल्स जो है वो किसी नजरों से ओझल नहीं हो, बताना चाहिए। कहीं सवाल करें वो मिल जाएंगे। टाइम कम रह गया सेनेटर साहब, हुकूमत को 3 साल हो गए और अभी भी मुल्क के मसाइल की वजह अपोजिशन को करार दिया जाता है आपकी जानिब से। कल एक खबर सामने आई थी, आपके बिल में होगा, कि नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली कोरोना वैक्सीनेशन दर्ज की गई थी। आज शहबाज गिल ने इसका मलबा भी नवाज शरीफ पर डाल दिया है। ये मुल्क को तहरीक इंसाफ चला रही है, नून लीग के खुफिया हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं? सर जी देखें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि शहबाज गिल साहब जो हैं, उनका जो उनके पास जो पोर्टफोलियो और मैंडेट है, उनके पास मेरे से यकीनन ज़्यादा मालूमात होंगी। आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने वो नहीं देखी, इसलिए उसकी तफसीलात जो भी हैं उन्होंने जो कही हैं मैं उसकी तायीद करता हूँ, क्योंकि उनके पास वो मालूमात मुझसे, पंजाब के भी वो स्पोक्स पर्सन रहे हुए हैं, अब फेडरल गवर्नमेंट में वो हैं। ये बात मैं आपको अपना एक तजर्बा बता देता हूँ कोविड के हवाले से। मैं सिर्फ सवाल आप सुन लें सर, सवाल सुन लें सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमारा हुकूमत में तो आप मुझे सवाल आपको सुनाई नहीं में होते हुए ये काम कैसे हो जा सकता है? जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है सर? मैं आपको बताता हूँ ना उसका, मैं आपको अपना तजर्बा बता देता हूँ कि ये जो इतना बड़ा जाल होता है अहलकारों का, उसमें बहुत से मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान किए गए रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं, और उसमें बेशतर लोग, मैं आपको अपना तजर्बा 2 तजर्बे बता देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। मैं ख़ुद कोविड के जद में आया जब, तो वो ज़ाहिर है टेस्ट हुआ, उस पर सारा मोबाइल नंबर आता है। मुझे एक दिन कहीं किसी कॉल सेंटर से कॉल आ गई, उस शख्स ने मुझसे नाम पता पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरे वालिद का नाम पूछा, मेरे ग्रैंडफादर का नाम पूछा, मेरा पता पूछा, मैंने उसको सब कुछ बताया, और उसने कहा जी आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आपके घर के साथ क्या घर है? मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा यार आपको ये नहीं पता, मैंने सारा कुछ तो आपको बता दिया है। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि कितने वो कुछ कई अहलकारों की हर लेवल्स होती है ना, वो BA पास होके आ जाते हैं। मैं 17 साल पहले वतन वापस आया तो नादरा ने ऑटोमेटिक CNIC का सिस्टम शुरू किया हुआ था। मैं CNIC का अपना बनाने के लिए ले गया तो मुझे पता लगा कि जी मेरे नाम का CNIC को और बनवा के ले गया हुआ है। उन्होंने कहा आप अपना O लेवल लेके आए। फिर मैंने कहा जी अच्छा आपकी बेगम कहाँ पैदा हुई? मैंने कहा जी बरतानिया
में। उन्होंने कहा बरतानिया तो लिखा ही नहीं हुआ, वो मैंने कहा जी इंग्लिस्तान कर लें। उनको इंग्लिस्तान और बरतानिया का फर्क नहीं पता था। ये नादरा के अफसर हैं, ये ऐसे होता है। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। ये एक इंतजामी बहुत बड़ा मसला है जो आपकी हुकूमत बिल्कुल होता है। जिस तरह मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, इस तरह हो जाता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इंक्वायरी हो रही है उसके ऊपर। जो शहबाज गिल साहब ने इल्जामात लगाए हैं, बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अली गौहर बलोच साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मैं उनकी तायद करूंगा। आप लोगों ने साजिश तैयार की। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन मैं उसकी तायद करूंगा। अली गौहर बलोच साहब ने तो देखी होगी। जी देखें, गुजारिश सुने कि शहबाज गिल साहब के बयानात को सीरियस नहीं लिया जा सकता। वो एक मैं तो समझता हूँ कि वो एक किराए के तर्जमान है और लोगों की पगड़ियां उछालना और उनकी जुबान जरा सुना करे कि वो क्या देते हैं, कि मतलब है कि अपनी हुकूमत की नालायकियों को वो हर इल्जाम दूसरों के ऊपर थोपते हैं, और वो इल्जाम भी ऐसे होते हैं जो मजायका खेज होते हैं। भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप अपने जरा हालात देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं और इधर उनके कोरोना वैक्सीन के वो मतलब है कि वो लगे, और वो कहते हैं जी कि ये भी जो मुलाजिम थे ना, ये भी जो कोई इनके दौर के भर्ती हुए थे। अच्छा। मकसद ये कि अपनी हर नालायकी का, अपनी हर करप्शन का, अपनी हर नाअहलियत का जो है ये मलबा दूसरी पार्टीज के ऊपर डालते हैं। आप इनसे क्या पूछेंगे? आप तो शाखाना की बात करते थे, ये फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, ये BRT के केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। किसी चीज पर भी ये अपनी तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। सर जी, ये तो छुपे हुए हैं, लेकिन आप तो सामने आए ना। शहबाज गिल ने इतने बड़े इल्जामात आपके ऊपर लगा दिए, आपके MPAs के ऊपर इल्जाम लगा दिए। 2 MPAs इमरान नज़ीर का उन्होंने नाम लिया है, चौधरी शहबाज का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलकर ये साजिश तैयार की है। नवीद नामी शख्स को मरियम नवाज ने जिम्मेदारी दी थी। अब आप ये बताइए, अब इतने बड़े इल्जामात के बाद आप कह रहे हैं कि ये झूठे इल्जामात हैं, तो क्या शहबाज गिल के ऊपर हतक इज्जत देंगे आप? भाई देखें, उसके ऊपर तो केस करना चाहिए, उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए, एजेंसियों को चाहिए कि उस पर मुकदमा दर्ज करें। जो आपको पता है कि शहबाज गिल साहब का करैक्टर ये है कि वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से उनको एक्सपेल किया गया था, और वो एक हैरासमेंट का केस था जिसके ऊपर वो निकाले गए थे। मतलब है उस जैसे बंदे को जिसका ना पता है कि पाकिस्तान में एड्रेस क्या है या बाहर का एड्रेस क्या है, तो आपने करना है ना सर। आपके ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने, आप हत्या की इज्जत का दावा करते हैं उनके ऊपर, जिस तरह ये शहबाज शरीफ माजी में करते रहे इमरान खान साहब के ऊपर। इनकी नालायकी में इनके चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, इनके हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, ये जो किराए के कमाल कर रहे हैं आप अली गौहर बलोच साहब। वो आपके ऊपर इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। देखें, साजिश तो आपने तैयार की, वो कह रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने, ये अपनी नालायकी बताए ना कि ये वाकया पेश क्यों आया, दूसरों पर इल्जाम लगाने। तो सर उन्होंने इल्जाम लगाया ना, तो आप हत्या की इज्जत का दावा करें ना उनके ऊपर, अगर आप समझते हैं कि झूठा इल्जाम है। तहकीकात होनी चाहिए इनका। देखे ना, मेरी बात सुने, सेक्रेटरी हेल्थ इनका, MS इनका, इंतजामिया इनकी, हुकूमत इनकी, ये कहते हैं उन्होंने करवा दिया। मतलब ये है कि जहां पर भी ये तो कोई अमेरिका में भी डाका और डले तो ये कहते हैं जी इन्होंने कर दिया। मकसद ये है कि ये इस बात का जवाब दें कि इनकी हुकूमत में इनके नाक के नीचे ये कुछ हो रहा है। यही वजह है जो मैंने आपको पहले जिक्र किया है ना, कि जो 12 खरब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका जो है वो इन्होंने कोरोना के फंड खाए हैं, पाकिस्तान को जो खैरात मिली थी, अब ये इस किस्म के रिजल्ट दे रहे हैं लोगों को। फैसल करीम कुंडी साहब, एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ है उसका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। सर आगे नुकता आ गया अली गौहर बलोच साहब। फैसल करीम कुंडी साहब से मैं जवाब ले लूं। अली गौहर बलोच साहब तो कह रहे हैं कि नाअहली है, वज़ीर आला पंजाब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आप समझते हैं कि जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं आज शहबाज गिल की जानिब से, वो तो कह रहे हैं कि नून लीग ने साजिश रची है, लेकिन आपका क्या टेक है इसके ऊपर? किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये किसकी नेग्लिजेंस है? देखिए, मेरे दोस्त ने भी बात की है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये माजी के भर्ती शुदा थे इसलिए वो नाअहल लोग थे और इसलिए ये सर्टिफिकेट बनी है। ठीक है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी अर्ज करता चलूँ कि जो भी आपके पास 90% काबीना है या 80% काबीना है, वो माजी की भर्ती शुदा है। वो सारे माजी में हमारे साथ, नून के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ सब रहे हैं और अभी आपके साथ हैं। तो कल आपकी नाकामी का डेफिनेटली मलबा इन्हीं पे आप डालेंगे। वो जो माजी के भर्ती शुदा हमारे पास डेपुटेशन पे आए थे, उन्होंने में तबाह बर्बाद कर दिया और हमारी हुकूमत की नाकामी थी। लेकिन इससे पहले ये है कि आप चंद दिन पहले एक BBC की नुमाइंदा इस्लामाबाद में गई, उन्होंने अपने ट्विटर पे अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी लगाई हुई, अगर आपने देखा हो, आपकी नजर से गुजरा हो। वो वैक्सीनेशन सेंटर गई, उन्होंने भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की
और बगैर वैक्सीनेशन के वो बाहर निकले। कुछ टाइम बाद उसको रिपोर्ट मिल गई मोबाइल पे कि जी आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जो भी आपकी हो गई है। तो ये चीजें अब मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे, उनके जिस उसमें लेबोरेटरी में टेस्ट हुए, उसके बाद शौकत खानम से उन्होंने किए, फिर ये फैसल साहब जिस वक्त इनके एडवाइजर हैं हेल्थ के, फिर इनकी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की, और सब ने देखे। ठीक है फैसल करीम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये बहुत बड़ी नाअहली है और इसके किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। जो लोग इससे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब, अली गौहर बलोच साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने